नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करते हैं। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इस चिंता को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों, आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन नंबर से फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हो। रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को भी हम लोग मजबूत कर सकें। इस दरमियान आप हमसे किसी भी तरह की कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है घरेलू हिंसा संबंधी कानूनी प्रावधान को लेकर। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर आप भी इस कानून के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप सीधे हम तक जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता आप हमसे ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता सुष्मिता त्रिपाठी आज हमारे साथ हैं। सुष्मिता जी, स्वागत है आपका इस शो में आने के लिए। हम जब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट 2005 की हम लोग बात करते हैं, जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो पहली प्राइमरी स्टेज पे क्या क्या चीजें हैं जो एक महिला को पता होनी चाहिए अगर कभी उसके साथ घरेलू हिंसा होती है तो? मैं सबसे ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। हमारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बोला है, इफ यू एजुकेट ए पर्सन दैट मीन्स ए मैन, यू विल एजुकेट ए पर्सन, इफ यू एजुकेट ए वुमन यू विल एजुकेट ए होल सोसाइटी। दैट मीन्स कि औरत को इतना बड़ा दर्जा दिया गया कि अगर इसमें आप इनको एजुकेट करते हैं, पूरी सोसाइटी एजुकेट होती है। ये जो औरत है एक रीढ़ की हड्डी की तरह है, फैमिली के लिए, समाज के लिए। कैसे? ये बच्चों को लालन पालन करती है, घर संभालती है, नौकरी करती है, सोसाइटी संभालती है, भविष्य में जो बच्चे आने वाले हैं उनको संभालती है। अगर रीढ़ की हड्डी हमारी शरीर की कहीं कमजोर पड़ जाए तो शरीर काम नहीं करेगा। उसी तरह ये घरेलू हिंसा मामला भी एक ऐसा चीज था 2005 से पहले। इसी रीढ़ की हड्डी को ही हम टोकते जाते थे, टॉर्चर करते रहते थे, लेकिन इस शरीर की सहन सीमा। हम लोग ये बात अक्सर सुनते हैं कि भाई महिलाओं को एक हथियार के तौर पर इस एक्ट को दिया गया है कि महिलाओं के साथ अगर कोई भी ज्यादती होती है तो महिला एक बेहतर हथियार के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं खुद की सुरक्षा के लिए। लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी सामने आए हैं हमारे कि जिसमें कि इनका मिसयूज भी होता है। तो मिसयूज को लेकर जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, मैं चाहूंगा उस पर प्रकाश डालें। हाँ, मैं ज्यादातर ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। दोज हु आर फिजिकली मेंटली टॉर्चर होते हैं एक शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर, एक घर के अंदर आपका पति अगर आपके साथ अत्याचार करते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो आप उसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन जैसे दिन बीतते गए, समय बीतता गया, इस कानून का एक हद तक नहीं बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा है, क्योंकि महिलाएं आगे बढ़ के जाके झूठ मूठ में ये भी केस कर देते हैं कि नहीं ईगो का जहां क्लास होता है, जहां ईगो की प्रॉब्लम होती है, जहां सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, एक बहाना देके औरत इस चीज को मिसयूज कर लेता है कि ये कानून है, ये मेरे लिए एक वेपन बन गया है, मैं उसको आगे रख के अपनी पति से, अपनी ससुराल वालों से जो भी अत्याचार करना चाहूं मैं उल्टा कर सकती हूँ। तो नाउ डेज इसका मिसयूज ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण
जैसे कोर्ट पहले प्रोटेक्शन ऑफिसर को ही अपॉइंट करता है कि जाके देखो उस एरिया में उस लेडी की, जब भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस आता है केस, तो वहाँ महिला फैमिली कोर्ट की जो जज साहिबा होती हैं वो बताते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट देते हैं और बोलते हैं आप जाइए उस एरिया में, सच में इसकी फिजिकल हॉट हुआ है, मानसिक रूप से कुछ क्रूएल्टी हुई है नहीं हुई है, इस चीज को सच्चाई जानने के लिए भी कोर्ट इसमें तत्पर हो चुका है। जब तक ये प्रोटेक्शन ऑफिसर बाकायदा सर्वे करके उस एरिया से नहीं आते हैं और रिपोर्ट दाखिल नहीं करते, तब तक अगला पक्ष को नोटिस नहीं जाता है। ये है मिसयूज का मेन कारण, क्योंकि इसको मिसयूज किया जाता है तभी तो इतनी डेप्थ होके इसको सर्वे किया जाता है, इसकी इंस्पेक्शन किया जाता है, देन ओनली नोटिस किया जाता है। और खामखा जैसे ईगो क्लास होता है, कोई केस कर देते हैं, परिवार वाले जो ननद हैं, जो शेयर्ड हाउस होल्ड में बिल्कुल बाकायदा रहते भी नहीं है, उनके खिलाफ भी भाभी नए नए शादी वाले लोग भी केस कर देते हैं। तो लोग इतने परेशान हो चुके हैं, इतनी टॉर्चर हो चुके हैं, तो ये बहू आते ही लोग डर जाते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि आज तो शादी बेटे की कर ली, पता नहीं कल को क्या होगा, आज से ही उसको बेदखल कर दो। लोगों के मन में इतना भय जो है वो किस लिए है? महिलाओं के सुरक्षा के लिए ये जो कानून बना दिया गया है, आज मैं महिला होके भी बोल रही हूँ, इसकी मिसयूज लोगों ने, महिलाओं ने इतना क्यों कर रखी है? रेमेडी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इस वक्त पानीपत से जगदीश हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। जगदीश, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। हाँ जी सर जी, मैंने 2013 में एक गन के लिए फाइल जमा करी थी डीसी को। जी, किसके लिए? गन के लिए जी, चौकीदारे के लिए जी। हाँ जी, हाँ जी, वो फाइल डीसी ने लेके एसपी को मार्क कर दिया था जी। एसपी ने इंक्वायरी करके दोबारा डीसी को भेज दिया कंप्लीट करके। तो डीसी साहब ने, मैं पेश हो गया डीसी को, डीसी साहब कह रहे हैं कि कर देंगे, और करने के बाद 1 साल के बाद उसको वापस थाने भेज दिया। तो फिर मैं थाने गया, मैं कहा जी क्या कमी निकली? कहने लगे आप लेट हो गए हो, साल का टाइम होता है इसमें जी। लेकिन वो साल का टाइम तो उन्होंने गलत किया जी। फिर दोबारा थाने में मैं 2 गुआ फिर दोबारा दे के आ गया। तो अब दिक्कत क्या आ रही है आपके थाने सामने? में पड़ी है, कोई सुनाई नहीं हुई सर कहीं भी। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है आपके सामने अब? मेरी तो दिक्कत यही थी कि जब कंप्लीट हो गया एसपी ने डीसी को भेज दिया था। ठीक है, नहीं आपकी बात मैं समझ गया हूँ। सुष्मिता जी, क्या ऐसा प्रावधान होता है कि अगर विभागीय कार्रवाई में डिले होने की वजह से जिस व्यक्ति ने एप्लीकेशन दी हुई है, अगर उसको तकलीफ होती है तो विभाग के से वो सवाल पूछ सके कम से कम? हाँ, कम से कम इसमें प्रावधान तो है। उच्च अधिकारी से जाके बात कीजिए, खुद उनके जाके आप पर्सनली मीट कीजिए। ऐसा नहीं कागज में ही, फाइलों में ही दब के रह जाएगा। आप उच्च अधिकारी से जाइए और मिलिए और पर्सनली जो बातें हो सकता है आप वो करिए कम से कम जाके, कि मेरी फाइल की आगे क्यों नहीं बढ़ोतरी हो रही है, आगे क्यों नहीं जा रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपको कोई इंटीमेशन मिला है कि कहाँ रुकी है फाइल? ये आपको पर्सनली जाके उस कंसर्न अथॉरिटी से मिलके बात करनी पड़ेगी। सरकारी विभाग में ज्यादातर फाइलें की डिले होती है, कामकाज में डिले होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हौसला छोड़ दे। आप जाइए, उस अथॉरिटी से मिलिए कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ मेरी फाइल रुकी हुई है, इसके बाद आपका काम का समाधान हो सकता है। ठीक है जगदीश, मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर सहायता आपको इस चीज से मिली होगी। बिल्कुल। सुष्मिता जी, जो हम चीज देखते हैं कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस के तहत अगर कोई महिला कोई केस दर्ज कराती है तो ससुराल पक्ष के जितने लोग होते हैं उनको भी हम ये मतलब कानून के हिसाब से ऐसा होता है कि नहीं होता, जानना चाहूंगा कि भाई जो सास होती हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, उनको भी साथ में इंटरोगेट किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो ये सब कानून में बिल्कुल नहीं था कि, वही तो मैंने कहा, इस कानून की आज की डेट में इतनी मिसयूज हो चुका है, तो ज्यादातर ये सुप्रीम कोर्ट इसमें अमेंड करते रहते हैं। पहले क्या होता था कि हम ससुराल वाले जो शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर थे, सिर्फ बहू ही ये केस कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। लेकिन आज की डेट में ये है कि अगर कोई महिला शेयर्ड हाउस होल्ड, सास, जैसे कि सास आपके लिए इतना ही ठीक है कि सास और ननद अगर उसी शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर रहते हैं, वो लोग अगर भाभी से टॉर्चर है, बहू से प्रताड़ित हो रहे हैं, वो लोग भी बाहर निकल के केस कर सकते हैं। ये कानून में भारी बदलाव है। ये सिर्फ एक महिला की नहीं है, वो शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर जितने भी महिला हैं, अगर कोई किसी को प्रताड़ित करता है या क्रूएल्टी करता है या हिंसा भावना होता है,
तो वो एक दूसरे के खिलाफ भी हम जाके केस कर सकते हैं। पहले में ये कानून में बदलाव नहीं था, ये कानून में नहीं था कि सास जाए, क्योंकि आज की डेट में इसलिए हुआ है कि ये कानून का मिसयूज हुआ है। सास अगर रोती रोती बोले कि बहू मुझे टॉर्चर कर रही है, मैं कहाँ जाऊं, तो उसके लिए इसका मतलब कोई कानून नहीं था उससे पहले। लेकिन आज की डेट में ये जो हिंसा का भावना, बहू है, ईगो क्लास है, जो भी है, एक लड़की आती है घर से, ये लोग अपनाते हैं कि चलो हमारे घर पे एक बेटी आई, बहू आई, एक दो प्राणी मिलने के बाद जो घर में एक माहौल क्रिएट होता है कि समझौते से जिंदगी जिया जाता है, अंडरस्टैंडिंग से जीवन जिया जाता है, वैवाहिक संपर्क एक एकदम पायस रिलेशन है, उस रिलेशन को कैसे निभाया जाए, ये कलयुग में क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त मध्य प्रदेश से अजय हमारे दर्शक अब तो जुड़ चुके हैं। अजय, अपनी बात रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? अजय, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी अजय। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया था शेड्यूल कोर्ट को, एक न्यायालय से प्रकरण गुमा था उसको रजिस्टर्ड करके उसको निर्णय करें। जी। जज ने रिश्वत लेकर घरेलू हिंसा का ये प्रकरण को खारिज कर दिया। मैं इस बात को कोर्ट में प्रूव भी कर चुका हूँ। जी। उसके बावजूद अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। इसके संबंध में मैं क्या कर सकता हूँ आगे? अजय, पहले तो अपने जो केस से संबंधित आपके कागजात हैं और जितने भी अब तक फैसले आए हैं कोर्ट की तरफ से, डायरेक्शंस जो आए हैं, उनकी कॉपी आप हम तक भेज दीजिएगा। उसके बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कि कोई भी सलाह इस बारे में आपको दे पाएं। सुष्मिता जी, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि भाई जज के ऊपर जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं और जो उन्होंने कहा है कि मैं प्रूव कर चुका हूं, अगर स्थिति ऐसी ही रहती है तो फिर उसके बावजूद भी एक्शन नहीं आपके केस में होता, तो फिर क्या हम दोबारा एप्लीकेशन डाल सकते हैं इस चीज के लिए? देखिए, हार मानना कोई जिंदगी का एंड नहीं है। अगर आपके साथ ये अन्याय हुआ है और आप इस चीज को प्रूफ कर चुके हैं, ये हाई कोर्ट आपका एंड कोर्ट नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट तक भी आ सकते हैं। लेकिन जब तक ये कानूनी किस एंगल से ये रिजेक्ट हुआ, जैसे हमारे अनंत ने बोला है कि आपकी सारी कागजात हमें भेज दीजिए, इस चैनल की तो एक अच्छी सी मतलब है एकदम दायरा कि आप अपनी सारी कागजें हमारे पास भेजिए, हम देखेंगे किस पॉइंट पे ये क्यों हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया है, क्यों डिसमिस किया है, हम थोड़ा इसको वेरीफाई करेंगे। और ये आपका एंड पॉइंट नहीं है, हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं, ये हम आपके लिए मदद भी कर सकते हैं। बिल्कुल। इस वक्त छत्तीसगढ़ से रीता हमारे दर्शक हम तो जुड़ चुके हैं। रीता, अपनी बात आप रखिए। हेलो जी रीता, अपनी बात आप रखिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, मैं दंतेवाड़ा जिला से रीता साहा बोल रही हूँ जी। और सर मेरा ना शादी हुआ था 1993 में हुआ था, तो दहेज के लिए छोड़ दिए थे। फिर मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया, मतलब ट्रैक में मैं आत्महत्या करने गई थी। फिर उन लोग पैर पर बचाई थी। फिर उसके बाद ना सर उन लोग मुझे घर छोड़ दिया और मुझे आत्महत्या केस में फंसा दिए थे। फिर दोबारा शादी किया ना सर 2003 में, तो उसको लिए मैं लड़ रही थी, लेकिन 12 में खारिज हो गया। और शादी करने के बाद तलाक मांग रहे हैं, और अभी परसों 15 तारीख को और तलाक हो गया बोलते हैं, और कागज जबरन मतलब तलाक हो गए। ऐसे हो सकता है सर? मेरे माँ की शादी खत्म हो गए और घर में। जी रीता, बिल्कुल आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ। सुष्मिता जी, क्या इनकी हेल्प की जानी चाहिए? क्या बिल्कुल रीता जी, आप बिल्कुल हौसला मत हारिए। जो भी कोर्ट इसको खारिज किया है, आगे की कोर्ट भी आपके लिए है। और बाकी रहा जैसे पैसों के मामले में, अगर आप से फाइनेंशियली इतनी स्टेबल नहीं है, आगे आपको लीगल एड भी मिल सकता है। लेकिन हार मानना कोई एंड नहीं है कि मैं ये सब देख के डिवोर्स हो गया, मेरा कुछ बचा नहीं कि मैं हार जाऊं। बिल्कुल नहीं, आप ही ये काम कर सकते हैं। मैं यहाँ बैठ के बोल रही हूँ, आप ही एक हैं जो आगे इसको ले चलते हैं। जब तक आपको न्याय नहीं मिलता तब तक कानून का दरवाजा खटखटाना भूलिएगा मत। लेकिन यही है कि इस केस में क्या हुआ क्या नहीं है, ये भी एक चीज है। लेकिन यही है, फाइनेंशियली भी आपको लीगल एड अगर मिल सकता है तो वो उसका भी दरवाजा खटखटाइए। हर कोर्ट में लीगल एड दिया जाता है, वो भी फ्री। एक जो पॉइंट रीता ने बीच में मेंशन किया था कि इनको छोड़ दिया गया था, इनको ससुराल पक्ष से निकाल दिया गया था, फिर इनके हस्बैंड ने कोई दूसरी शादी कर ली और शादी करने के बाद वो इनसे डिवोर्स के लिए अब बोल रहे हैं। डिवोर्स हुआ नहीं है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि डिवोर्स हो गया। डिवोर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास अगर प्रूव है वो बाइगामी में आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सबूत देना पड़ेगा, जैसे कि शादी का कार्ड हुआ, कोई भी सबूत आपको इकट्ठा करके पुलिस थाने में जाइए और बताइए कि मेरे साथ ये क्रूअल्टी हुआ है करके। लेकिन एक बात है, जब तक
आप वकील का बिना सहारा लिए आप अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसीलिए मैंने कहा लीगल एड अथॉरिटी से कोई भी एक वकील का सहायता लीजिए। कैसे कैसे इसमें पॉइंट बनाया जाएगा बाकायदा है, क्योंकि ये केस अब ये निचले स्तर पे नहीं रहा, ये आगे बढ़ के आगे ही बढ़ना है, हाई कोर्ट आना है, सुप्रीम कोर्ट आना है। तो निचले स्तर में आप इस केस को अकेला लड़के कानून से कमजोर मत बनाइएगा। जैसे हिंदी में 2 लाइन लिख के दे देते हैं लोग, जिसके लिए कंप्लेन भी एक मायने रखता है आगे बढ़ के। तो इसीलिए आप एक वकील का सहारा लीजिए जो कि फ्री मिलता है। हर एक कोर्ट के पास लीगल एड अथॉरिटी होता है जो आपको एक फ्री वकील सहायता दे देंगे। उसके लिए आप जाइए और उनकी सहायता लेके अच्छी तरह से अपनी केस बनाइए और कोर्ट में लगवाइए। अगर पुलिस आपकी नहीं सुनती तभी भी आपके पास एक रास्ता है जो प्राइवेट कंप्लेंट के थ्रू 156(3) में आप आ सकते हैं कोर्ट के सामने कि उसके खिलाफ उसने मुझसे डिवोर्स बिना दिए जो दूसरी शादी की है उसके खिलाफ FIR की जाए। तो इसके लिए भी आपको कानून का सहायता मिलेगा और राइट भी आपकी इसके लिए है। जो बाइगैमी की आपने बात की है और अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि भाई मलिशियस प्रोसिक्यूशन होता है, फ्रिवलस कंप्लेंट्स होती हैं। बाइगैमी की अगर मेरी जानकारी अगर सही है तो बाइगैमी में अगर महिला अगर संलिप्त होती हैं, मतलब पुरुष अगर संलिप्त होते हैं तो उनके ऊपर केस चलता है, लेकिन वही चीज अगर महिला अगर करती हैं तो क्या पुरुषों के पास ऐसा कोई अधिकार रहता है कि वो भी शिकायत कर सके? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन डिजास्ट्रस जो टाइम होता है उसके लिए भी आज की डेट में ये हो सकता है। कानून में भारी बदलाव हो चुका है, ऐसा नहीं कि कंसिडरेबल नहीं है। अगर ये पुरुष सहते सहते ये टॉर्चर सहते सहते जाएंगे तो ये कानून में कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो सबूत पूरी तरह से ये सबूत ये पेश करेंगे, कानून में बदलाव लाने के लिए ही तो हमारे साथ ये संस्था है, आईन है, कानून है। तो ऐसा कोई इम्पॉसिबल चीजें नहीं है कि एक पुरुष है तो मैं कुछ नहीं कर सकता करके घर पे बैठना है। ठीक है, इस वक्त हम जयपुर से दीपक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। दीपक, अपनी बात आप रखिए। हेलो जी दीपक। जी दीपक, अपनी बात आप रखिए। कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो, नमस्कार मैडम। हेलो दीपक, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक। सुष्मिता जी आपकी आवाज सुन रही हैं? जी। 22 नवंबर को पिछले साल शादी हुई थी मेरी। जी सर, वो 2-3 महीने तक मेरे को परेशान करने लगी। फिर बीच में अब उसने करीबन 6 महीने आना है, उसको बंद कर दिया। जी। हेलो जी। और अब उसने आना बंद कर दिया। घर वाले बोलते हैं कि हमारे 5 लाख रुपए दे दो, हमसे रिश्ता नहीं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो झूठे जो आरोप लगते हैं तो उनकी कुछ जांच भी होती है नहीं होती? ठीक है सुष्मिता जी, यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी स्वेच्छा से उनके घर से चली गई हैं, लेकिन अब इनके ऊपर झूठे केस दर्ज कराए जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उसका साथ मत दीजिए। वो जैसे झूठ केस साबित करना चाहते हैं, झूठे केसेस आपके खिलाफ बनाना चाहते हैं, आपके पास भी अच्छी तरह से कानून है। आप वो जो आपको बिना बताए हुआ या ऐसे घर छोड़ के जाके उल्टा आपके ऊपर केस कर रहे हैं, आप एक सेक्शन 9 का होता है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर होता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट। इसका मतलब मैं अपनी पत्नी को लेना चाहता हूँ और दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशन, हम अपना घर बसाना चाहते हैं। ये आपको जज के सामने ये केसेस रखने पड़ेंगे। अगर वो केस करते हैं तो आप एक सिंपल सा उनको लेने के लिए एक केस डाल सकते हैं। आप अपनी तरफ से क्यों बताएंगे कि मैं टॉर्चर हूँ, ये हूँ? अगर एक बार उनको बुला के मना के केसेस के थ्रू भी घर ले आएंगे तो ये उनका केस तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो आप इस केस को भी आगे बढ़ाने की सोचिए, वो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दीपक की बेहतर सहायता आपको मिली। बहुत बहुत शुक्रिया सुष्मिता जी आपका भी स्टूडियो में आने के लिए और बेहतर सहायता दर्शकों की इस मामले में करने के लिए। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति के पास समान रूप से न्याय पहुंचे। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है किसी भी तरीके का न्याय पाने में, तो हम यहाँ आपके साथ मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। नमस्कार।